गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम अक्षिता सेन है। आज हम बीए, बीएड और बीएससी बीएड दोनों में करिकुलम एंड स्कूल, बीए बीएड और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में करिकुलम एंड स्कूल उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम के प्रकार। अब पाठ्यक्रम के प्रकार, कितने प्रकार का पाठ्यक्रम होता है, उनकी विशेषताएं आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है वो शिक्षा के जो विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्य होता है उनकी प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इन विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति एक प्रकार के पाठ्यक्रम के माध्यम से संभव नहीं है। पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति या लक्ष्यों की पूर्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होता है। इन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। चूंकि पाठ्यक्रम एक विचारणीय प्रकरण है और सदैव ही हर युग हर काल में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पाठ्यक्रम के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण प्रकाशित हुए हैं। पाठ्यक्रम के कई प्रकार बताए गए हैं। निम्न बिंदुओं द्वारा पाठ्यक्रम के प्रकारों पर प्रकाश डाला जा सकता है या डाला गया है। सबसे पहले आता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होगा? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में सिर्फ वह विषय पर केंद्रित होगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का आशय उस पाठ्यक्रम से है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का आशय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें पाठ्य पुस्तकों एवं विषयों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जिसमें पाठ्य पुस्तकों एवं विषयों को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का आशय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें पाठ्य पुस्तकों एवं विषयों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीक या रोम के विद्यालयों में किया गया था। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? ग्रीक एवं रोम के विद्यालयों में किया गया था। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों के स्थान पर विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत बालकों के स्थान पर किसको आधार माना जाता है? विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान से अवगत करवाना है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के ज्ञान से बालकों को अवगत कराना एवं उस ज्ञान को बालकों के मानसिक पटल पर स्थायी रूप से अंकित करना है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा बल देता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है वो पाठ्यक्रम पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में बालकों का स्थान नगण्य हो जाता है। पाठ्यक्रम में ज्ञान के छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे अलग अलग विषय की पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि को महत्व न देकर विषय ज्ञान या विषय वस्तु पर को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें बालकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अंतर्गत किसका ध्यान रखा जाता है? विषय वस्तु के ज्ञान पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही शिक्षक अध्यापक करते हैं ना, जिससे बालकों को ग्रहण करना होता है। इसी विषय ज्ञान के आधार पर बालकों की परीक्षा ली जाती है। परंतु इसकी परीक्षा किसके ज्ञान पर ली जाती है? विषय ज्ञान के आधार पर ही बालकों की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा उपरांत मूल्यांकन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि बालकों ने विषय वस्तु से कितना ज्ञान अर्जित किया है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। हमारे देश
हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था विशेष केंद्रित पाठ्यक्रम पर आधारित है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से परंपरागत ज्ञान को सुविधाजनक ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। पहला है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से परंपरागत ज्ञान को सुविधाजनक ढंग से आगे बढ़ाया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक निश्चित सामाजिक एवं शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को ज्ञान के साथ साथ उसे सुदृढ़ किया जाता है। पांचवा है, छात्र द्वारा संचित ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त करने में भी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम सहायता करता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न विषयों के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। सातवां है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण एवं मूल्यांकन दोनों ही कार्य सरलतापूर्वक किए जा सकते हैं। आठवां है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में संशोधन एवं परिवर्तन सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की क्या-क्या सीमाएं हैं, आइए जरा हम उन्हें देख लेते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस पाठ्यक्रम में बालकों की रुचियों, बौद्धिक स्तर, योग्यताओं आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका सबसे बड़ा दोष क्या है, इसमें हम बालकों की रुचि का, उनकी बौद्धिक स्तर का, उनकी मानसिक योग्यता का आदि का ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास को पूरा नहीं कर सकता है। विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम है वह बालकों का जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, बालकों का सर्वांगीण विकास, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों की जनतांत्रिक भावनाओं के विकास की उपेक्षा की जाती है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों की जो जनतांत्रिक भावना होती है, उस विकास की भावना की उपेक्षा की जाती है। चौथा है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में सिर्फ परीक्षा पास करने पर ही बल दिया जाता है। विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम जो होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास करने पर ही बल देते हैं। पांचवा है, बालकों से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि विषय के प्रति समर्पित रहो। बालकों से हम यह अपेक्षा करते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कि वह विषय के प्रति ही समर्पित रहे, जो कि संभव ही नहीं है। दूसरा पाठ्यक्रम का प्रकार देखेंगे, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। एक पहला हो गया विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अब दूसरा देखेंगे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिस पाठ्यक्रम में पाठ्य विषय पर बल न देकर बालक के अनुभवों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक को करके सीखने की प्रेरणा दी जाती है। अनुभव पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का जो निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है जिसमें बालकों की रुचियों, योग्यताओं आदि के कार्य के माध्यम से विकसित किया जा सके। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों को अनुभवी बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। अनुभवों के आधार पर ज्ञान अर्जित करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है, अनुभव बालकों में केवल विषय वस्तु पर के ज्ञान पर बल नहीं देता है, जबकि करके सीखने की प्रेरणा दी जाती है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो होता है, बालकों को अनुभवी बनाने पर अधिक बल देते हैं। बालकों को अनुभवी बनाने पर अधिक बल देते हैं।
अनुभव के आधार पर ही उन्हें ज्ञान अर्जित करवाते हैं। ये इस अधिगम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का आधार होता है ना। अब अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं, यह एक पूर्णतया मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। सबसे पहली विशेषता इसकी यह होती है कि यह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है, क्योंकि इससे बालकों की रुचियों, अनुभवों एवं क्षमताओं से संबंधित होने में सहायता प्राप्त होती है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम लचीला है, क्योंकि यह बालकों के अनुभव पर आधारित होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है ना, वो लचीला होता है। इसमें जल्दी से हम कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये किस पर आधारित होता है? बालकों के अनुभव पर आधारित होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक की भूमिका अदा करता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है ना, वो बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक की भूमिका अदा करता है। चौथा है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बालक के मानसिक एवं सृजनात्मक विकास में सहायक होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बालक के मानसिक और सृजनात्मक दोनों ही प्रकार के विकास में सहायक होता है। ये तो हो गई अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। अब हम देखेंगे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं क्या क्या है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं, सबसे पहली सीमा, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में अधिक धन की आवश्यकता होती है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के जो लागू करते हैं या जिसका क्रियान्वयन करते हैं ना, तो इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। दूसरा है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से बालक के अनुभव पर आधारित होता है। क्योंकि यह किस पर आधारित होता है? बालकों के अनुभव पर आधारित होता है। तीसरा है, पाठ्यक्रम के निर्माण में अधिक समय लगता है। ऐसे जो अनुभव पर आधारित होगा, तो ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण में भी समय भी अधिक लगेगा, अधिक धन की आवश्यकता होगी और इसका कोई निश्चित क्रम भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं हम इसके अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाओं में, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी संभव नहीं है, क्योंकि यह किस पर आधारित है? बालकों के अनुभव पर। अब अनुभव का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकेंगे? यह संभव ही नहीं होता है। अब तीसरा पाठ्यक्रम का प्रकार हम देखते हैं, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। ये क्रिया, जैसे कि नाम से ही हमें विदित हो रहा है कि क्रियाओं पर, बालकों की जो क्रियाएं होगी उन पर, क्रियाकलापों पर, उन पर ही केंद्रित होगा, है ना। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का आशय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें बालक को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए प्रेरित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा देकर प्रेरित किया जाता है। बालकों समाज की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए शिक्षा देकर बालकों को अनेक क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की परिकल्पना सर्वप्रथम प्रसिद्ध शिक्षाविद पेस्टोलॉजी ने दी थी। सबसे पहले क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की जो परिकल्पना आई थी, वह सबसे पहले किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने दी थी। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का जनक कौन माना जाता है, या सबसे पहले इसकी परिकल्पना किसने दी थी? तो इसे आप लिख लीजिए, पेस्टोलॉजी ने दी थी। किंतु इस पाठ्यक्रम को सर्वप्रथम जॉन डीवी ने वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया था। इसके परिकल्पना को तो सबसे पहले बनाया किसने था? पेस्टोलॉजी ने। परंतु इसको वास्तविक रूप से इसे प्रस्तुत किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। जॉन डीवी के द्वारा स्थापित प्रयोगात्मक विद्यालय में सर्वप्रथम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग किया गया। इस प्रयोगात्मक स्कूल में पाठ्यक्रम विषय ज्ञान पर आधारित नहीं था,
बल्कि उसके स्थान पर सामाजिक, रचनात्मक, प्रयोगात्मक एवं अभिव्यक्तिजन्य एवं कलात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया था। इस जॉन डेवी ने जहाँ सबसे पहले इसको लागू किया था, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को, वो किसने लागू किया था? जॉन डेवी ने लागू किया था। और उन्होंने एक जो प्रयोगात्मक जो उनकी स्कूल थी उसके अंतर्गत क्या था, विषय पर केंद्रित नहीं था उसका जो पाठ्यक्रम, उसका पाठ्यक्रम विषय केंद्रित न होकर किस पर आधारित था? सामाजिक, रचनात्मक, प्रयोगात्मक, अभिव्यक्तिजन्य, कलात्मक गतिविधियां आदि को शामिल करके बालक को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने में लगे हुए थे, है ना, जिससे बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1930 में सन 1930 से इस दिशा में विशेष ध्यान केंद्रित किया और इसे सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी H.G. कैसवेल को सौंपी, जिन्होंने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को एक विशेष पहचान दिलाई। H.J. कैसवेल जी ने हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित जीवन के पांच सूत्रों को आधार मानते हुए अपने 9 सूत्रों को प्रस्तुत किया। इन 9 सूत्रों में उन्होंने 2 उपागम विभाजित किए। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यों का आयोजन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में बालकों को समाजोपयोगी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जॉन डेवी के अनुसार ज्ञान क्रिया का परिणाम है, न कि उसका मार्गदर्शक। जॉन डेवी ने इसकी परिभाषा दी है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की। उन्होंने बताया है कि जो ज्ञान जो है वह क्रिया का परिणाम है, न कि उसका मार्गदर्शक। कार्य ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। क्रिया अनुभव से पूर्व की जाती है। क्रिया जो होती है ना, वो अनुभव से पूर्व की जाती है। जब हम कोई काम करेंगे जब भी तो हम उसका अनुभव प्राप्त करेंगे। पहले से अनुभव तो प्राप्त नहीं होगा ना, पहले हमें क्या करना होगा, पहले उसके लिए कुछ कार्य करने होंगे। अतः अनुभव, ज्ञान एवं अधिगम क्रिया का ही परिणाम है। अब हम देखेंगे क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। अब क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताओं में हम देखते हैं बालकों की रुचियों, अभिरुचियों पर आधारित होने के कारण बालक क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को पसंद करते हैं। इसमें क्या होता है, बालकों की रुचि एवं अभिरुचि पर आधारित होने के कारण क्या करता है, बालक क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को पसंद करते हैं। विषय वस्तु का जो चयन करता है ना बालक, वह वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। तीसरा है मानव की प्रगति के लिए क्रियाशीलता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है अधिगम एवं अनुभव का एकीकरण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। अधिगम एवं अनुभव का एकीकरण जो होता है ना, वो सरलता पूर्वक किया जा सकता है। अधिगम अनुभवों में पर्याप्त विविधता के कारण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, प्रभावित करता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं, सीमाएं, ये तो हमने देख ली कि उसके क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ हमने देख लिया। अब क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं भी हमने देख ली कि बालक की रुचि पर आधारित होता है, तो बालक इसको करने में अधिक रुचि लेंगे और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कोई करेगा। मानव की प्रगति के लिए क्रियाशीलता का महत्व होगा। अधिगम एवं अनुभव का एकीकरण सरलता से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अधिगम अनुभवों में पर्याप्त विविधता के कारण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र को यह प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं। अब क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की क्या सीमाएं हो सकती है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में
क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में अधिगम के कई महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाते हैं। खाली हम क्रियाएं कर कर ही हम अधिगम थोड़ा ना कर सकते हैं, इसके अंतर्गत कई ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं जो छूट जाते हैं। बालक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम से अनुकूलित रहते हैं, इसीलिए उन्हें क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए तैयार करने में शिक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा है अनुकूल सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों के अभाव में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन कठिन हो जाता है। चौथा है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का पर्याप्त अभाव रहता है। इसके अंतर्गत क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत जैसे सबसे पहले तो हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण ऐसे पक्ष होते हैं जो छूट जाते हैं, और इसमें जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो होगा उसमें अनुकूलित रहने के लिए शिक्षकों को बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अनुकूलन एवं सामाजिक शैक्षिक परिस्थितियों के अभाव में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन भी कठिन होता है और जैसे इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जिन शिक्षक जो होते हैं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को अगर हम लागू करें तो उसके लिए पहले शिक्षकों को भी पूर्ण पर्याप्त जो जितना भी उसको संभव हो सके उतना उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही हमें इसे पाठ्यक्रम को बच्चों में पढ़ाया जा सकता है। अब अगला देखते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ये ऊपर वाले आपको मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जैसे कि एक बार मैं पहले का पुराना जो है जितना भी है उसे रिपीट कर देती हूँ। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होगा, सारी चीजें किस पर निर्धारित होगी, विषय वस्तु पर निर्धारित होगी, है ना। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वह विषय पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, बाकी दूसरी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं होगा। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि परीक्षा में पास होना। फिर हमने दूसरा देखा कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होगा, अनुभवों पर आधारित होगा। बालक पहले अनुभवों के द्वारा जो कुछ भी सीखेगा वो किससे सीखेगा, बालक अनुभवों से सीखेगा। अनुभवों पर ही सारी चीजें आधारित होगी। फिर हमने देखा तीसरा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या करेगा, बालक पहले क्रिया करेगा जब तो उसे अनुभव प्राप्त होगा। तो इसमें बालकों की रुचियों अभिरुचियों का भी ध्यान रखेगा। इसमें ये बालक क्रिया करके स्वयं खुद क्रिया करके खुद सीखेगा। अब हम अगला देखते हैं चौथा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह होगा जो किस पर आधारित होगा, जैसे कि नाम से ज्ञात हो रहा है हमें बाल केंद्रित पाठ्यक्रम किस पर ध्यान सबसे ज्यादा किस पर केंद्रित करेगा, बालकों पर ध्यान केंद्रित करेगा, बालकों के ऊपर, है ना। वर्तमान समय में शिक्षा विषय केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो गई है ना। वर्तमान में जो शिक्षा वह विषय केंद्रित न होकर क्या हो गई है, बच्चों पर केंद्रित हो गई है, क्योंकि यह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। क्योंकि यह किस पर आधारित है, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अतः पाठ्यक्रम विषय केंद्रित नहीं रह गया है। अब अगर शिक्षा जो हो गई है वो किस पर केंद्रित हो गई है, बच्चों पर केंद्रित हो गई है, बच्चों की तरफ उसने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। तो पाठ्यक्रम जाहिर सी बात है कि पाठ्यक्रम भी किस पर केंद्रित हो जाएगा, विषय पर केंद्रित ना होकर किस पर हो जाएगा, बालकों पर केंद्रित हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्धारण बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का जो निर्धारण होता है वो किसके सिद्धांतों पर होता है, बाल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही इसका निर्धारण किया जाता है। अर्थात बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों की रुचियों, प्रकृति, मानसिकता, आवश्यकता आदि के आधार पर किया जाता है, जिससे बालक जो होगा वो पाठ्यक्रम में रुचि ले सकेगा। बालक का सर्वांगीण विकास इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। बाल केंद्रित सबसे अच्छी लाइन इसमें लिखी गई है कि बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम है ना,
जो ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है ना, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, है ना। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इसका भी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। जॉन डीवी की प्रयोगशाला विद्यालय में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का भी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। जबकि इसकी क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की परिकल्पना किसने तैयार की थी? पेस्टोलॉजी ने तैयार की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डीवी की प्रयोगशाला विद्यालय में हुआ। जेम्स एम ली के अनुसार बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जो पूर्णतया और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है। जो पूर्णतया समग्र रूप से किसमें निहित होगा? सीखने वाला कौन होगा? छात्र या बालक, जो भी है ना, विद्यार्थी। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्रियात्मकता पर आधारित होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम किस पर आधारित होगा? क्रियात्मकता पर आधारित होगा। बालकों को सीखने के लिए इसमें प्रेरित किया जाएगा। पाठ्यक्रम पूर्णतया बाल मनोविज्ञान पर आधारित होगा। चौथा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा का अनुसरण करता है। छठा है, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों में कुशलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति आदि। अब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं। यद्यपि इसकी इतनी विशेषताएं होते हुए भी, यह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हुए भी, इसमें कुछ न कुछ इसकी सीमाएं हैं, इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। वो कमियां कैसी है? आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होता है। जो पाठ्यक्रम होता है ना, उच्च स्तरीय जो कक्षाएं होती है, उनके लिए पूरी तरह से अनुपयोगी होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का जो निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल मनुष्य स्वभाव से कैसा होता है? चंचल है। उसकी पसंद नापसंद हर दिन बदलती रहती है। मनुष्य को समझना बहुत ही कठिन है। उसकी रुचियां भी बदलती रहती है, समय के साथ उसकी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। तो उसकी रुचियों के आधार पर अगर हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करें तो बहुत कठिन होगा। पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, ऐसे जो बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है ना, उनमें परिवर्तन करना भी बहुत कठिन का कार्य है। अधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे पाठ्यक्रम को अगर हम चाहें कि हम लागू कर दें तो, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारा तो हमें समय चाहिए और बहुत सारा धन की आवश्यकता होगी ऐसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को क्रियान्वयन करने में। बाल मनोविज्ञान को समझने वाले शिक्षकों का प्राय अभाव रहता है। बच्चों के जो बाल मनोविज्ञान को समझने वाले जो शिक्षक होते हैं ना, प्राय उन सभी का हमें लगभग अभाव देखने को ही मिलता है। अब हम ये तो हो गया बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब हम अगला पाठ्यक्रम का प्रकार देखते हैं, पांचवा और अंतिम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब इसका अंतिम देखते हैं, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों को विषय में विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं को सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, जैसे कताई, बुनाई, कृषि, चमड़े एवं लकड़ी के कार्य आदि। इस पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक को विभिन्न हस्तशिल्प कलाओं से अवगत एवं पारंगत बनाने के लिए किया जाता है। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों को अन्य विषयों जैसे
अन्य विषयों जैसे चित्रकला, संगीत, सामान्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, मातृभाषा आदि का ज्ञान शिल्पकला के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। गांधी जी द्वारा दी गई वर्धा शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा में इसी प्रकार के पाठ्यक्रम को महत्व दिया गया है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा शिल्पकला पर ही केंद्रित थी। महात्मा गांधी जो द्वारा जो बेसिक शिक्षा दी गई थी ना, वो किस पर ही आधारित थी? शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर ही आधारित थी। अब शिल्पकला पाठ्यक्रम की विशेषताएं देख लेते हैं। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम से की विशेषताएं निम्नलिखित है। अब हमने इसका अर्थ देखा, अब हम इसकी विशेषताएं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली है इसकी विशेषता, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम से बालक के व्यावसायिक गुणों का विकास होता है। बालक में किसका विकास होता है? व्यावसायिक गुणों का विकास होता है। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा को जीवन से जोड़ा जा सकता है। शिल्पकला केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बालक को संपूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों में समय का सदुपयोग का गुण विकसित किया जा सकता है। जैसे ही थोड़ा सा बालक को समय दिया जाएगा तो बालक क्या करेगा? उस समय का सदुपयोग करते हुए कुछ न कुछ चित्रकारी करेगा या कुछ न कुछ समय का सदुपयोग करेगा। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं क्या है? शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता है। पाठ्यक्रम में बदलाव करना कठिन कार्य है। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की रुचि और योग्यताओं आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के सभी प्रकारों की अपनी अपनी विशेषताएं एवं अपनी अपनी सीमाएं। इसीलिए हम विद्यालय में पाठ्यक्रम के सभी प्रकारों का समन्वय एक उचित पाठ्यक्रम बिठाकर सभी प्रकार के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनकी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ लेकर हम समन्वय बिठा करके हम क्या करते हैं एक उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। चलिए हम एक बार इसको वापस से इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कितने पाठ्यक्रम के कितने प्रकार हैं। जैसे पाठ्यक्रम के प्रकारों के अंतर्गत हम सबसे पहले हमने देखा कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है ना। पाठ्यक्रम का सबसे पहला प्रकार हमने कौन सा देखा? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होगा? जो शिक्षा जो होगी ना, जो पाठ्यक्रम का जो आधार होगा वो क्या होगा? बालक में होकर के क्या हो जाएगा? विषय पर केंद्रित होगा, है ना। बालकों के स्थान पर इसमें किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा? विषय वस्तु को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम जो होता है ना, इसका उद्देश्य बिल्कुल एकदम स्पष्ट होता है, सटीक होता है कि हमें क्या करना है कि छात्रों के इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत हम क्या करेंगे? छात्रों को ज्ञान के साथ साथ उसे सुदृढ़ किया जाता है ना। जो भी इसके विषय वस्तु का जो ज्ञान जो होगा वो हम ज्ञान अच्छे से विषय वस्तु का ज्ञान देंगे। और इसका लक्ष्य क्या होगा? केवल इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या होता है? केवल और केवल परीक्षा में पास होना, है ना। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? केवल और केवल इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें ये बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। इसमें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि, बौद्धिक स्तर और योग्यताओं का ध्यान भी नहीं रख सकता है। और इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास करने पर ही हमें बल दिया जाता है। और दूसरा आया था अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अब अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? यह अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम वैसे देखा जाए तो वह मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है ये भी, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? बालकों की रुचि, अनुभव एवं क्षमताओं से संबंधित होता है ये, है ना। यह इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु पर हम ध्यान न देकर किस पर ध्यान देते हैं?
बालकों के अनुभव पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि बालक किस प्रकार अनुभव से सीखे, है ना। इसमें बालकों को अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों को करके सीखने की प्रेरणा देता है कि बालक क्रिया करे, मतलब खुद कुछ करके सीखे, है ना। करेगा जब तो उसमें क्या आएगा, अनुभव आएगा। अनुभव पर आधारित ही हमें शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। अगर हम इसकी कमी की बात करें तो इस पाठ्यक्रम के निर्माण में सबसे बड़ी कमी यही है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में कि इसमें सबसे अधिक समय लग जाता है ना। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी नहीं होता है और ऐसे अगर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को अगर हम लागू करें तो उसमें सबसे अधिक धन की आवश्यकता होगी। अब हम अगर तीसरा जैसे इसका प्रकार देखा था, जैसे विषय केंद्रित हो गया और अनुभव केंद्रित हो गया, है ना। विषय केंद्रित और अनुभव, विषय केंद्रित विषय पर केंद्रित होगा और अनुभव केंद्रित अनुभव पर आधारित होगा। अब हम देखें क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। अगर हम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम देखें तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होगा, बालक को क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार में बालक को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो शिक्षा जो दे रहे हैं ना, बालक को कहेंगे कि भाई आप यह कार्य कीजिए, वह कार्य कीजिए। और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का जो सबसे पहले जो इसकी परिकल्पना जिसने तैयार की थी वो कौन थे, पेस्टोलॉजी थे। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का नाम आने के साथ साथ ही आपको किसका नाम आ जाना चाहिए, पेस्टोलॉजी का नाम आ जाना चाहिए। किंतु इस पाठ्यक्रम का जो सर्वप्रथम जो इसको वास्तविक रूप से जो इसको प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, जॉन डेवी ने प्रस्तुत किया था। जॉन डेवी द्वारा प्रयोगात्मक विद्यालय सर्वप्रथम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसने प्रयोग किया था, है ना। इसमें बालकों में सामाजिक, रचनात्मक एवं प्रयोगात्मक अभिव्यक्ति कलाओं पर, कलात्मक विषयों पर, गतिविधियों पर इनको शामिल करके बालक को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाया गया था। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी थी कि ये बालक की रुचियों एवं अभिरुचियों पर आधारित था, है ना। बालक की अगर पसंद का अगर कोई काम होगा तो बालक उसको करने में अधिक रुचि लेगा, है ना। अगर हम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की अगर हम एक दो अगर कमियां देखें तो इसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण पक्ष तो दूर हो ही जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो बालकों को जो सुचारू रूप से जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू कर रहे हैं तो उसके लिए इसे प्रस्तुत करने के लिए जो शिक्षक जो चाहिए वो भी प्रशिक्षित होने चाहिए, वो भी उन्हें भी पर्याप्त रूप से कौन सा इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब हम देखें अगला चौथा, अगर हम देखें बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होगा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षा विषय केंद्रित न होकर के क्या हो गई थी, बाल केंद्रित हो गई थी। तो इसमें क्या हो गया था, यह पूर्णतः बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो पूर्णतः किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यहाँ पर बालक को सर्वोपरि माना गया है ना। बालक कहाँ सर्वोपरि हो जाता है, जब पाठ्यक्रम किस पर आधारित होगा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होगा, है ना। जेम्स एम ली ने भी इसकी एक परिभाषा दी थी कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है ना। अगर हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की अगर हम विशेषताएं देखें तो यह क्रियात्मकता पर आधारित होता है, यह सीखने के लिए प्रेरित करता है, पूर्णतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित होता है ना। और अगर हम इसकी सीमाएं देखें तो यह उच्च कक्षाओं के लिए तो बिल्कुल अनुपयोगी है ना। और इसके ऐसे पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना भी कठिन हो जाता है। ऐसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्धारण भी बहुत मुश्किल से हम कर सकते हैं क्योंकि बालकों की रुचि तो बदलती रहती है। पांचवा अगर हम लास्ट देखें शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होगा कि बालकों को शिल्प कला द्वारा सीखने जैसे कताई बुनाई वाले काम आएंगे। वो इसके ऊपर से शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम में किसका नाम आता है, महात्मा गांधी जी द्वारा वर्धा में जो उन्होंने एक शिक्षा योजना चलाई थी, कौन सी, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जिसे हम कहते हैं ना। वो इस पाठ्यक्रम पर ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा गांधी जी ने क्या कहा था कि बेसिक बुनियादी शिक्षा दी जाए, आत्मनिर्भर बने बालक। इससे क्या बने बालक, आत्मनिर्भर बने। बालकों में व्यवसायिक गुण का विकास होता है
और शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों में समय का सदुपयोग का गुण विकसित किया जा सकता है। और अगर हम इसकी सीमा देखें तो यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर तो आधारित नहीं है, है ना। और इसमें बालकों का सर्वांगीण विकास हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आपको जहाँ कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप एक बार कमेंट कर ले या महाविद्यालय में आकर संपर्क करें। धन्यवाद।